नमस्कार, सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचार में सबसे पहले हेडलाइंस। कहा वह पीड़ितों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। इसके अलावा पीएम मोदी बिहार में लगभग 36,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पूर्णिया एयरपोर्ट को मिलेगा नया टर्मिनल। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम आदेश सुनाएगा। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। बीजेपी ने उठाए कड़े सवाल। राहुल का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब बाढ़ का पानी कम हो गया है। और यूपी में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली में धूप छांव तो मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिस पर पूरे देश को गर्व है। एशिया कप में कल देर रात टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी हार दी। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ये बड़ी जीत कैसे पहलगाम के पीड़ितों और सेना के नाम की। You refused to shake hand with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं सर। देखो कैसा है, इट्स आई फील few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity also. As I said at PC that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उसमें टीम इंडिया की जीत भी है और टीम इंडिया का पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश भी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर पूरे शान से पाकिस्तान को हार की खाई में धकेल दिया। लेकिन मैच जीतने के बाद, जैसा कि क्रिकेट या किसी भी खेल में होता है, टीम इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो देखिए, दुबई में भारत की शानदार जीत हुई है। विजयी 6 लगाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी बल्लेबाज शिवम दुबे के साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। कहीं ना कहीं बड़ा संदेश पाकिस्तान की आवाम को, सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को। सूर्य और शिवम बिना किसी पाकिस्तानी क्रिकेट के हाथ मिलाए मैदान से बाहर चले गए। डगआउट में बैठी टीम इंडिया भी मैच के बाद मैदान पर नहीं आई और ना ही पाक खिलाड़ियों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। कहीं ना कहीं इससे बड़ा संदेश दिया जाता है कि भले ही भारत पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की वजह से खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी शिष्टाचार व्यवहार नहीं रखना चाहता है। तो देखिए, डगआउट पर बैठी टीम इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। टॉस के समय भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। तो देखिए, जीत के बाद भी दोनों टीमों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया और टॉस के समय भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश है कि भारत पहलगाम हमले की वो वारदात को भूला नहीं है और भले ही मैच हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं। तो देखिए, मैच के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी जीत भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित की और कहा कि पूरी टीम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ खड़ी है। गुड विन। अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट बाकी है इस मैच में, बट इम्पॉर्टेंट ये था कि ये मैच इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज एज अ टीम we wanted to show our solidarity towards the victim of all the families that has what they've gone through during the Pahalgam attack, and more importantly we want to thank the armed forces for their successful Operation Sindoor, and I'm sure we'll try and make the country proud and try and make the country happy.
अब बात एशिया कप में हुए टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की। टीम इंडिया ने एशिया कप टूर्नामेंट में रविवार की रात पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। मैच में क्या खास हुआ, ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, रविवार की रात भारत के लिए शानदार थी और क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने करारी शिकस्त दी है, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है। वहीं मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। तो देखिए, कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट पाकिस्तान के लिए हैं। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव की पारी भी शानदार रही, 47 रन उन्होंने बनाए थे। वहीं पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 127 रन उन्होंने बनाए थे और 9 विकेट के स्कोर उन्होंने लिया था। वहीं टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। टीम इंडिया ने 25 गेंद पहले ही जीत हासिल कर ली। तो देखिए, 7 विकेट के बड़े अंतर से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करी है। देखिए, रविवार की रात बेहद खास थी। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद पूरे देश में इस बड़ी जीत पर जश्न मनाते लोगों की तस्वीर भी आई है। कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा जीत को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों और सेना के शौर्य को समर्पित करने के बाद इस जीत का जश्न और रोशन लगने लगा। तो देखिए, ये कुछ 4 बड़ी तस्वीरें हैं कि बहुत बढ़िया रहा। इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। अच्छा, क्या रहा टीम में, पूरी टीम ने कैसा प्रदर्शन किया? मैं क्या कहूँ, बहुत इजी मैच था। पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा कंपटीशन एक्सपेक्ट किया था, पर ठीक है, उनके पास टाइम है इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए, अब खबर पीएम मोदी के असम दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी शनिवार से असम के 2 दिन के दौरे पर थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी असम पहुंचे थे। असम के दरांग में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कई बार रुकना पड़ा। रुकने का कारण दिल को छू लेने वाला था और बताने के लिए काफी था कि क्यों पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। अभी देखिए, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रही है। जरा एसपीजी के लोग, कोई भाई वो चित्र बना के लाए हैं, वो शायद देना चाहते हैं। जो चित्र बना के लाए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीछे अपना नाम पता लिख लीजिए। मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर आपने मेरी मां की तस्वीर भी बनाई है। असम का ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो एक नौजवान कब से एक गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। आसाम की कोई गरीब माँ ने ये गमोछा बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके इस प्रसाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे मिल जाएगा, दे दीजिए भैया, मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं आपका। एक और भी ले लीजिए, शायद वो हेमंता को देना चाहता है, हेमंता को देना चाहता है। ठीक है, जहां जाना है सही जगह पे जाएगा। बहुत आपका प्यार के लिए धन्यवाद नौजवान। देखिए, काफी बच्चे कुछ चित्र बना के लाए हैं, जरा ले लो भाई। इतना प्यार बरसा रहे हैं लोग। ये छोटे छोटे बालक ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप दोनों भाई हैं क्या? नहीं? वाह, तो दोनों काली टी शर्ट पहन के आए हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथियों, सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। देखिए भाई, ये बेटी कुछ लेके आई है, ले लीजिए।
बेटी को तो बिल्कुल निराश नहीं कर सकते। थैंक यू बेटा। बेटे अपना नाम लिखा है पीछे? अगर नाम लिखा है तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता लिख दो बेटा। बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। ले लेंगे। जरा कैमरामैन वो चिट्ठी ले लो उनसे, चिट्ठी ले लो। कोई नौजवान, बैठो बेटा, आप परेशान मत होना, उसको परेशान मत कीजिए। अरे भाई उसको तकलीफ हो रही है भाई, मैंने प्रणाम, मेरा प्रणाम भैया, उसको परेशान मत कीजिए प्लीज। उसको, मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया, प्लीज। आप यहां तक आए, शरीर को इतना कष्ट देकर के आए, मैं आपका आभारी हूं। तो चलिए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में अपनी भद्द पिटवाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर चंदे के पैसे आतंकवाद को पालने पोसने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान भारतीय सेना द्वारा तबाह किए गए आतंकी ठिकानों को फिर से मरम्मत करने में लग गया है। तो देखिए, चंदे में जो पैसे पाकिस्तान को मिल रहे, कहीं ना कहीं वो फिर से उस ठिकानों को मरम्मत के लिए उसमें इस्तेमाल कर रहा है जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किए थे। तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी संगठन लश्कर का ठिकाना तबाह हो गया था। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में वो ये सब ठिकाने हैं जो तबाह कर दिए गए थे। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद अब इमारतों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। तो देखिए, IMF से जो पैसा मिला है उसको पाकिस्तान उन ठिकानों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आरोप है कि IMF से मिले पैसों से पाकिस्तान आतंकी ठिकानों का निर्माण कर रहा है। तो देखिए, IMF से पैसे पाकर पाकिस्तान फिर से वही घिनौनी हरकत कर रहा है जो हमेशा से करता आ रहा था। वो तो ऑफिशियल बैठक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हमें है ना किसी को होनी भी चाहिए। सरकार की जो सेनाओं की मुख्य अधिकारी है उनके साथ बैठक होगा, ऐसा मीडिया से हमें जानकारी प्राप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी कलकत्ता में आते हैं तो जनता का एक अलग सा उत्साह रहता है। जनता का वो उत्साह और कार्यकर्ता को उस उत्साह को आज भी हमने देखा, और जनता और कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौगात करने में यहाँ पे खड़ी हुई थी, आपने देखा। और मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले और भी प्रधानमंत्री जी आएंगे। लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था मुरीद में, इंडियन एयरफोर्स उसको तबाह कर दिया था। जब मॉनिटरी फंड का पैसा आया पाकिस्तान को, अभी वही हेडक्वार्टर को फिर से सेटअप किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के साथ कौन क्या काम करेगा, कौन राष्ट्र क्या रिलेशन रखेगा, इसमें तो हम नहीं बोल सकते। सिर्फ इतना ही हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकवाद को कभी छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलते हैं। आतंकवाद पूरा खत्म हो गया ऐसा सोचने का कोई विषय नहीं है। आतंकवाद एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है। ये रेडिकलाइजेशन चल रहे हैं और पूरा भारत के लिए नहीं, पूरा हिंदुस्तान तो वो दूर की बात है, पूरा विश्व के लिए एक वैश्विक समस्या ये है। तो इट्स अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, किल इट बिफोर इट किल्स यू, हमारा मंत्र एक है। तो मैं भारत किसी भी हालत से किसी न्यूक्लियर थ्रेट और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने घुटने नहीं टेक देंगे। एंड नो मर्सी टू द मर्सिनरीज, ये हमारा स्टैंड है और ये चलते रहेगा। तो समाचारों में अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानों का शोर बढ़ता ही जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश हो रही है। बिहार में एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विपक्ष की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया है, जबकि एनडीए के तमाम दल एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव का समय है, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक विकास की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है।
जिसमें सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, उद्घाटन भी उसमें शामिल है। आप पटना का ही एयरपोर्ट देख लीजिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कल पूर्णिया का एयरपोर्ट, एम्स हो, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए छोटी बड़ी तमाम परियोजनाओं को इस सोच के साथ कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। अब ऐसे में अगर विपक्ष को ये सारी बातें नहीं दिखती और उनको सिर्फ भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के बीच लेकर जाना है, एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना है, तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। और इसी नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया। बिहार में जहां एनडीए एक सुर में आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। बिहार में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपना तेवर दिखाया है। जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी को 15 से 20 सीट नहीं मिलती है तो वो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मांझी के तेवर को चिराग पासवान ने पोजिशनिंग करार देते हुए कहा है कि अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत ही नहीं हो रही है। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 पे 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का, और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में समाज पार्लियामेंट में या एमपी में नहीं कह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निर्भरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग कहें। अपनी पोजीशनिंग जरूर वो कर रहे होंगे, पर हकीकत है कि अभी चर्चाओं की शुरुआत नहीं हुई। लंबा समय हम लोग उपराष्ट्रपति जी, नए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग व्यस्त थे। अब जबकि नए उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण करके अपना कार्यालय और अपना कार्यभार संभाल लिया है, मैं मानता हूं कि अब औपचारिक तौर पर जल्द चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर अब चर्चा की शुरुआत शुरू होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि इन एंटिसिपेशन ये कहना कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा वो करेंगे, ये वो अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से कर। तो देखिए, बिहार में जीतन राम मांझी 15 से 20 सीटों की मांग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे गणित क्या है, चलिए आपको वो भी समझाते हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त कर ले। कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उनकी पार्टी को विधानसभा में कम से कम 60% सीट जीतकर जाना ही होता है, तभी उनकी पार्टी को मान्यता मिलेगी। विधानसभा चुनाव में 6% वोट पोल टोटल भी होना चाहिए। इसी वजह से गठबंधन में जीतन राम मांझी 16 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि अगर उन्हें गठबंधन में 16 से 20 सीटें नहीं मिलती तो वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। भले ही चुनाव पड़ोसी राज्य बिहार में हो, लेकिन बिहार से उठे सियासी शोर की गूंज यूपी तक सुनाई दे रही है और यही वजह है कि यूपी से भी एनडीए बिहार में विपक्ष पर जमकर हमलावर है। पटना में जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने राजद के समय के जंगल राज का जिक्र किया है। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं।
अब ये लोग जान चुके हैं ना कि इंडिया गठबंधन के सामने ये लोग जो चिल्ला रहे हैं इंडिया के लोग, एनडीए गठबंधन के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। जनता ने वहां कांग्रेस को झेला है, आरजेडी को झेला है। जब जब आरजेडी की सरकार थी तो आपने देखा कि वहां जंगल राज की संख्या 1987 में कत्लेआम होते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी बात किया जाए बिहार के प्रकरण पे, तो तीन चीजें वहां मिल रही हैं। एक तो गांव तक बिजली पहुंच गई, दूसरा सड़कें गांव तक पक्की सड़कें हो गई। जो लालू जी के राज्य में भाषण देते थे कि सड़क बन जाएगी तब पुलिस आ जाएगी, क्या करोगे बनवा के, ये लालू जी के भाषण हुआ करते थे। तो अब तो सड़कें गांव तक बन गई। तीसरी चीज जो जंगल राज था, आज बेहिचक उस जंगल राज को हटा करके मंगल राज कायम किया गया। आज हर आदमी खुशी से अपना मकान बना रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। जंगल राज में था कि अगर आपने मकान की नींव खोद दी तो माफिया गुंडा पहुंच जाते थे कि कुछ माल इधर नहीं तो फिर मकान अंदर नहीं बनने देते थे। जान से अगर वो नहीं उनकी बात मानता था तो फिर गोली का शिकार होता था। ये था लालू जी का राज, कांग्रेस का राज। तो इस नाते जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं। दूसरे समाचार में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने क्राइम सीन मैनेजमेंट और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी किया है, जिसमें खासकर हत्या, बलात्कार, पॉस्को आदि अपराध में क्राइम सीन को तत्काल सुरक्षित कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176(3) के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सेवा शाखा के निर्देशन में राजधानी स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने इसे तैयार किया है। बता दें कि एसओपी में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। डीजीपी ने इसका सख्ती से पालन करने और इसमें लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, यूपी में डीजीपी राजीव कृष्ण ने एक नया एसओपी जारी किया है। इसमें क्या कुछ है चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने एसओपी नया जारी किया है। अब इसमें क्या कुछ होता है चलिए आपको बताएं। क्राइम सीन फॉरेंसिक सबूत जुटाने के लिए एसओपी जारी किया गया है, स्पेशली क्राइम सीन के लिए, फिर चाहे वो मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया या फिर पॉस्को से जुड़े हुए कोई भी अगर क्राइम है उसके लिए फॉरेंसिक सबूतों को जुटाने के लिए एसओपी है। क्राइम सीन तत्काल सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्राइम सीन से कोई भी फॉरेंसिक साक्ष्य मिले उसे तुरंत उठाया जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए। राजधानी लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने बनाई एसओपी। तो देखिए, लखनऊ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा ये एसओपी बनाई गई है। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं कि तत्काल प्रभाव से क्राइम सीन से जो फॉरेंसिक साक्ष्य है उसे सुरक्षित रखना है। लापरवाही करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अगर इसमें कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो उस अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी कि जब सबूत इकट्ठे हो रहे होंगे, फॉरेंसिक जो साक्ष्य है वो इकट्ठा हो रहे होंगे, तो उसकी भी वीडियोग्राफी की जाएगी कि किस तरह से इकट्ठा किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर केवल एक एंट्री और एग्जिट मार्ग ही होना चाहिए ताकि जो सबूत है वो टेम्पर्ड ना हो। तो एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। मीडिया, रिश्तेदार, स्थानीय लोगों को घटनास्थल से दूर रहा जाए। तो देखिए, लोगों को जो क्राइम सीन है उसके पास आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो फॉरेंसिक साक्ष्य होते हैं वो टेम्पर्ड हो जाते हैं। कोई भी वस्तु बिना छुए निरीक्षण किया जाए, किसी भी वस्तु को छूना नहीं होगा और सबसे पहले जो जरूरी है वो फॉरेंसिक साक्ष्य को तुरंत उसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम।
आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। तो समाचारों में अब बात नेपाल की। नेपाल में सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी देश शांति की ओर बढ़ रहा है। अभी तक सुशीला कार्की के अलावा किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। सारे विभाग सुशीला कार्की ही देख रही थी, लेकिन अब जल्द ही सुशीला कार्की को उनका अंतरिम कैबिनेट मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। तो देखिए जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, अंतरिम सरकार के मंत्रियों के नाम भी तय होने शुरू हो गए हैं। तो देखिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को 4 नाम भेजे गए हैं। ओम प्रकाश अर्याल को गृह मंत्री नियुक्त करने की तैयारी है। वहीं रामेश्वर खनाल नेपाल के वित्त मंत्री बन सकते हैं। तो देखिए ये अंतरिम मंत्रियों के नाम है। कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री बनाने की तैयारी है। वहीं बालानंद शर्मा नेपाल के रक्षा मंत्री हो सकते हैं। आज 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो देखिए अभी तक अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने शपथ ली थी, लेकिन आज 4 और मंत्रिमंडल से शपथ ले सकते हैं। अगर इन 4 नामों पर नेपाल के राष्ट्रपति मंजूरी की मोहर लगाते हैं तो अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अंतरिम कैबिनेट का विस्तार होगा। इन्हीं 4 नामों को क्यों चुना गया, ये भी चलिए जानते हैं। तो देखिए ओम प्रकाश अर्याल जो गृह मंत्री के लिए चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील अर्याल सुशील कार्की के भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं। पिछली सरकारों के खिलाफ 50 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की थी जो भ्रष्टाचार, पुलिस सुधार और नागरिक अधिकारियों से जुड़ी थी। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल की अगर बात करें तो नेपाल के पूर्व वित्त सचिव खनाल आर्थिक सुधारों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कई बार बजट सुधार कर प्रणाली पे पारदर्शिता और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। नेपाल के आर्थिक संकट जैसे विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और महंगाई को संभालने के लिए उनकी विशेषज्ञता अहम साबित हुई है। वहीं ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग की बात करें तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी कि NEA के पूर्व महानिदेशक घिसिंग ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मशहूर हैं। उनके नेतृत्व में लोड शेयरिंग समाप्त हुई और जल विद्युत परियोजनाओं को गति मिली है। नेपाल और भारत के बीच ऊर्जा समझौते में उनकी अहम भूमिका रही है। ये नियुक्ति भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने में भी सहायक है। वहीं रक्षा मंत्री बालानंद शर्मा की अगर हम बात करें तो नेपाली सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बालानंद शर्मा ने माओवादी लड़ाकों के नेपाली सेना में इंटीग्रेशन में अहम भूमिका निभाई थी। 2006 के शांति समझौते के बाद यह प्रक्रिया संवेदनशील रही। बालानंद शर्मा की सैन्य पृष्ठभूमि नेपाल रही है और रक्षा नीतियों को स्थिरता प्रदान की गई है। तो देखिए ये वो 4 नाम हैं जो मंत्रिमंडल में जुड़ सकते हैं। तो देखिए अभी तक फिलहाल जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम चुना गया है और उन्होंने शपथ भी ले ली है। लेकिन अब अभी तक सारे जो विभाग थे वो सुशीला कार्की के अंतर ही आते थे, लेकिन अब मंत्रिमंडल में ये 4 नाम हैं जो चुने गए हैं और शायद आज ये मंत्री जो हैं वो शपथ ले लें। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।